मिराज क्या होता है जी? अब हम बात करते हैं कि मिराज क्या, वीडियो देखते हैं आप। It is an optical illusion observed in deserts on a hot day. The object, such as a tree, appears inverted, and the observer gets the impression as if the inverted image has been formed by a pool of water. This phenomenon is known as mirage. नजर आ रहा है? जो सहरा में सफर करने वाला बंदा है उसको लगता है कि यहाँ पे जो दरख्तों के मुझे रिफ्लेक्शन नजर आ रहे हैं, कहीं कोई पूल होगा वो पानी का और उसमें ये रिफ्लेक्शन नजर आ रहे हैं, तो वो पानी समझ के उसकी तरफ मूव करते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं होता। ये शराब इसको कहते हैं उर्दू में और मिराज कहते हैं इंग्लिश में। Due to intense heat, the surface of अब ये क्या स्टेप्स बता रहे हैं कि ये होता क्यों है? ड्यू टू इंटेंस हीट, बहुत ही ज्यादा गर्मी की वजह से। सुने फिर मैं बताऊंगा। earth becomes quite hot, and the temperature due to intense is known as mirage. Due to intense heat, the surface of earth becomes quite hot, and the temperature of air near the surface of earth is maximum. समझ आया? अब ये जो जमीन की सरफेस थी, बहुत ज्यादा गर्मी की शिद्दत की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया। और जो इसकी डेंसिटी होगी, आपको पता है जब आप गैसेस को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड करती हैं, चीजें गर्म करने का एक्सपैंड करती हैं। अब जब गैसेस एक्सपैंड करेंगी उनकी डेंसिटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। गर्म डेंसिटी कम होगी। कम हो जाएगी ना, चीजें एक्सपैंड कर रही हैं, वॉल्यूम बढ़ गया, उनकी डेंसिटी कम हो गई। तो जो लेयर हवा की जमीन के साथ है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और आपको मैंने जब पढ़ाया था लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में, तो आपको याद होगा हमने जो बात की ट्रोपोस्फेयर की, सबसे जो जमीन के साथ ट्रोपोस्फेयर की बात, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो जो जमीन के साथ एटमॉस्फेयर की लेयर है उसमें टेम्परेचर जो जो हम जमीन की सरफेस से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है? कहां तक डिक्रीज करता है? कहां तक टेम्परेचर डिक्रीज करता है? -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाके देखिएगा। समझ आया? जब हम जमीन की सरफेस से ऊपर को जाते हैं, आपको याद होगा ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट थी फ्रॉम 0 to 12 किलोमीटर तक थी। तो फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? जमीन की सरफेस से जो जो हम अपनी हाइट को इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर रिड्यूस करता है, टेम्परेचर कम होता है। इसका मतलब जो हवा की लेयर जमीन के साथ है उसका टेम्परेचर क्या? ज्यादा। और जो ऊपर है उसका टेम्परेचर क्या? कम है। अब जिसका टेम्परेचर कम है वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जो हवा यहाँ मौजूद है ऊपर उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, वो डेंस होती है। और जिस हवा जो हवा जमीन की सरफेस के साथ है उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। अब होगा क्या? कंडीशन यही है, रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। ये वाला मीडियम रेयर ये बड़ा डेंस है। ऊपर की जो हवा वो डेंसर मीडियम है और जो नीचे हवा वो क्या है? रेयर मीडियम है। तो जो डेंसर मीडियम है, जो डेंसर मीडियम है वहां से रे पहली कंडीशन पूरी हो रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट आएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट आएगी। प्रॉब्लम किसी को? रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टुवर्ड द रेयर मीडियम। अब होता क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है जब वो डेंसर मीडियम जो कि आपकी कूल एयर है और जो आपका रेयर मीडियम जो कि आपकी हॉट एयर है इसके इंटरफेस में दाखिल होती है तो क्या होता है? वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है। समझ आया नहीं यार? अब ये बंदा जहां पे खड़ा है, यहां तक जो रेज ऑफ लाइट यहां से टकरा के पहुंचती हैं उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होता है? बड़ा होता है। वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करती हैं। समझ आया नहीं यार? यहां से देखो रे ऑफ लाइट क्या करेंगी, ये जो यहां पे ऐसे उसको नजर आएगा, इसका साया जो है, इमेज जो है। तभी आगे सुनते हैं तो फिर आपको बात समझ आएगी। The temperature of the other layers of the air goes on decreasing as one goes up. Therefore, density as well as refractive index of the air increases slightly for higher layers. समझ आया? तो जो ऊपर वाली लेयर्स होंगी उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और नीचे वाली का क्या होगा? कम होगा। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हुई। Thus, a ray of light traveling from point O of a tree passes through air of gradually decreasing refractive index
and gets refracted more and more away from. क्योंकि मुसलसल क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, नीचे क्या कम है। तो रे ऑफ लाइट आपको पता है डेंसर मीडियम से हर लम्हे ऊपर की हवा ठंडी है और आस्ता आस्ता टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और आस्ता आस्ता वो बेंड करती जा रही है। The normal. Thereby, the angle of incidence goes on increasing. At a layer, when the angle of incidence becomes greater than the critical angle, total internal reflection takes place. The ray of light. अब एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा जाता है। नीचे वाली लेयर जो है और जो ऊपर वाली लेयर है उनके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा, और ये वहां से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है। Starts traversing through layers of increasing refractive indices and goes on bending more and more towards the normal. Ultimately, when the ray reaches the eye of the observer, it appears to be coming from the point I. Hence, the inverted image of the tree produces the impression of reflection from a pool of water. समझ आया कि हम कहते हैं रोशनी राइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, तो राइट के स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने की वजह से हमें इमेज बजाय उसके वो ओ का नजर आए, हमें इमेज यहाँ पे नजर आता है। हम कहते हैं कहीं पूल में उसका आया, हम उसको देख रहे होते हैं। A similar effect is caused on coal tarred roads on hot summer afternoons when you see the inverted images of the vehicles moving ahead. प्रॉब्लम समझ आ गया, आगे चलते हैं। तो मिराज भी किसकी वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। डेफिनेशन है जी इसकी, द फिनोमेना इन व्हिच ड्यूरिंग हॉट समर डेज द इमेज ऑफ टॉल ट्रीज इन द डेजर्ट, सुन लो, द फिनोमेना इन विच ड्यूरिंग द हॉट समर डे, यहां तक आपने कहना है, फिर 3 बातें कहनी है। द इमेज ऑफ टॉल ट्रीज इन द डेजर्ट, द रिफ्लेक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स, मोटर कार्स etc. on the roads, and the image of aeroplanes on the runway are seen. In fact, there is no water on the road, in the desert or on the runway is called mirage. जो रिफ्लेक्शंस के नजर आना है और उस रोड के ऊपर या डेजर्ट में या फिर रनवे के ऊपर पानी भी कोई नहीं है और फिर भी हमें रिफ्लेक्शन नजर आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड मिराज। ये क्यों हो रहा है? रीजन ऑफ मिराज इज, द रीजन ऑफ मिराज इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रॉब्लम किसी को, और जो कुछ उन्होंने अभी आपको वीडियो में बताया उसको आप लोगों ने अपने अल्फाज में लिख लेना, शक्ल बनानी है और उसको लिख लेना कि ड्यूरिंग द हॉट समर डे the layer of the air that is adjacent to the earth, its temperature rises and it becomes hot than the upper layers। ठीक है, और आस्ता आस्ता जो अपर लेयर्स होती हैं उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है और नीचे वाली का कम होता जाता है। ठीक है, और क्या होगा, रे ऑफ लाइट जब वो जो आपका ट्री है उसकी किसी पॉइंट से ट्रेवल करके उस ऑब्जर्वर तक आएगी तो रास्ते में आते हुए मुसलसल रिफ्लेक्ट होगी और एक खास पॉइंट पे पहुंचकर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। रे ऑफ लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्शन के बाद जब वो ऑब्जर्वर की आई तक पहुंचेगी तो बिकॉज रेज ऑफ लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ, उसकी वजह से हमें जो रिफ्लेक्शन नजर आएगी वो कहीं पीछे नजर आएगी। हम कहेंगे जी वो वहां कहीं पानी पड़ा हुआ है और उसके अंदर कहीं ट्री का जो है वो हमें साया नजर आ रहा है, हालांकि वहां पे पानी नहीं होता। दिस इज बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं। वैसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाए तो रीजन ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। आपने पानी के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, सी फाइंड करना है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड दैट ऑफ एयर इज 1। बात समझे नहीं समझे? बात समझे हैं कि नहीं समझे? उन्होंने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। पानी के लिए आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 90 होगा। समझ आया? हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैंने पीछे फार्मूला आपको प्रूव करके दिया कि जो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है 1/n के बराबर होता है। सो व्हेन द लाइट, अच्छा, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.3 एंड एयर इज 1, मतलब एयर के लिहाज से वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 है। So when the light enters from water,
फ्रॉम वाटर टू द एयर, तो अकॉर्डिंग टू स्नेयर्स लॉ साइन आर बाय साइन आई इज इक्वल टू एन। समझ आया? ये कह दिया साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 बाय एन आएगा, 1 बाय एन आएगा ना, क्योंकि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो अब साइन आर ऊपर रखा हुआ है, जो रेयर मीडियम का एंगल है वो ऊपर आएगा, डेंसर मीडियम का एंगल नीचे आएगा, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर वैल्यू आएगी। सो या ज्यादा अल्फाज में आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मूला। आप डाटा लिखें और डाटा में आप ये लिखें, मैं कहा मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर इज 1.33, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल बिकॉज वी नो दैट क्रिटिकल एंगल जो है साइन ऑफ critical angle is equal to the reciprocal of refractive index, from where we will have critical angle will be equal to sin inverse of 1 by n. So putting the values, critical angle will be equal to the sin inverse of 1 divided by 1.33. So calculate the value, you will have the answer, that is 48.80. ठीक है जी, ले जी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रोशनी का अपने 7 रंगों में टूटना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ सनलाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स बाय रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड dispersion of light. सोलर स्पेक्ट्रम क्या जी? ए बैंड ऑफ 7 कलर्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्पर्जन of the sunlight is called solar spectrum. ये जी आपके सामने मैंने एक शक्ल आपको दिखा रहा हूं मैं, ये कोई अजीबो गरीब कोई चीज नहीं है, बल्कि ये शीशे का टुकड़ा जिसकी 3 सतहें, जिसके 3 फेसेस, जिसके 3 फेसेस जो है रेक्टेंगुलर है, क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और 2 फेसेस किस फॉर्म में? ट्रायंगुलर। एक ये फेस और एक यहाँ पे जो फेस है ये वाला फेस, ये ट्रायंगुलर है, ये वाला रेक्टेंगुलर, ये जो इधर इस साइड पे होगा रेक्टेंगुलर और एक नीचे वाला रेक्टेंगुलर है। समझ आ नहीं? तो शीशे का या किसी शफाफ प्लास्टिक का एक ऐसा टुकड़ा जिसकी 3 सतहें रेक्टेंगुलर हो और 2 सतहें ट्रायंगुलर हो, उसको कहा जाता है प्रिज्म। ये प्रिज्म है जी। प्रिज्म क्या जी? ए ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास विच हैज 3 rectangular surfaces and 2 triangular surfaces is called prism. अब इसके अंदर बच्चे ये जो आपका फेस है, जैसे हम ट्रायंगुलर फेस, यहाँ ट्रायंगुलर फेस कह रहे हैं, ये वाला, इसमें ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये ऊपर जो है, ये इसकी बेस है, नीचे वाली, तो बेस के बिल्कुल सामने जो एंगल है इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रॉब्लम किसी को तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या था? एंगल अपोजिट टू द बेस ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, एक प्रिज्म से रिफ्रैक्शन किस तरह होती है? देखो वो जो पॉइंट्स उनको जोड़ दें, रे ऑफ लाइट आई पी क्यू नाम से, ई पॉइंट पे आके, ये कौन सा फेस है? रेक्टेंगुलर फेस है, पीछे को होगा ना यहां पे जी, रेक्टेंगुलर फेस पे आकर टकराए। जैसे आप अगर देखें यहां पे, ये इस रेक्टेंगुलर फेस पे आकर आप लाइट टकरा रही है, टकराने के बाद क्या होगा? क्योंकि वो रेयर मीडियम से कहां जा रही है? डेंसर मीडियम में। यहां हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो बेंड कर देगी टुवर्ड द नॉर्मल, ऐसा ही है ना? टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करके वो क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। मैं इसको, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, ये रे ऑफ लाइट है, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, दिस इज द रे ऑफ लाइट। सो दिस इज द रे ऑफ लाइट जो यहां जाकर टकराई और बेंड किया, इधर को गई, अब यहां से किधर को जाएगी? अलोंग दिस पाथ। क्यों? क्योंकि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, ये इधर को चलेगी। अब ये वाली रे जो थी, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इमर्जेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे,
दिस इज द इमर्जेंट रे, ये जो रे बाहर आ रही है, जी दिस इज द इमर्जेंट रे। प्रॉब्लम किसी को? नो अच्छा बच्चे देखें, रे ऑफ लाइट का असर रास्ता कौन सा था? ये सीधा, उसने तो मूव करना था, लेकिन अंदर जाके बेंट होगी इस डायरेक्शन में। सुन रहे हैं आप लोग? जी तो अब रे ऑफ लाइट जब प्रिज्म में दाखिल हुई है, किस रास्ते पे आ रही थी? इस रास्ते पे, जी यही रास्ता था, जी लेकिन बेंड होने के बाद, प्रिज्म से गुजरने के बाद किस रास्ते पे जा रही है? नीचे की तरफ इस रास्ते पे। तो प्रिज्म ने क्या किया? प्रिज्म ने क्या किया? रे ऑफ लाइट के रास्ते को चेंज कर दिया जी इस एंगल से। जी ये जो एंगल है ये, हम्म, इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं कि रे ऑफ लाइट के एक्चुअल पाथ से, जो कि उसका ये एक्चुअल पाथ है, जी रे ऑफ लाइट के एक्चुअल पाथ से प्रिज्म ने उसको कितने डिग्री के एंगल पर मोड़ दिया और इस डायरेक्शन में भेज दी। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये एंगल जिससे एक प्रिज्म एक रे ऑफ लाइट को उसके एक्चुअल पाथ से बेंड कर देता है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन डेविएशन। और जो एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू होगी उसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं, उसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। समझ आया? ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। कहते हैं फिगर शो द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड थ्रू द प्रिज्म। ये आपने पेपर में लिखने हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म पे नोट लिखें जी। हाउ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय ए प्रिज्म। तो आपने ये एक केस ले लेना। द इंसिडेंट रे पी मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। उसने क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया पी ने। Makes an angle of incidence at the point E and is reflected towards the normal N as EF ray। ये आपकी E और ये EF ray, ये वाली ठीक EF ray। The reflected ray EF makes an angle R inside the prism। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। इसने नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया R ये, और मूव किया टुवर्ड्स द पॉइंट F और फेस AC की तरफ मूव करेगी। Travels toward the other face AC of the prism, the ray EF emerges out, वो खारिज हो जाएगी, इसे उर्दू में शुआए खुरूज कहते हैं, from the prism at the point F, making an angle E। कौन सा एंगल? अब यहां पे जो नॉर्मल था ये M, नॉर्मल M है यहां पे, उसके साथ जो एंगल बनाएगी रे ऑफ लाइट, दैट इज एंगल E। Hence the emerging ray FS is not parallel to the incident ray। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इमर्जेंट रे। अब आपकी इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इमर्जेंट रे ये तो जो आपकी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और ये आपकी इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के दरमियान एक एंगल आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये जो डायरेक्शन में डिफरेंस आ रहा है वो एंगल होगा, वो हमें एंगल बताएगा। तो ये कहा जा रहा है hence the emerging ray FS is not parallel to the incident ray PE but is deviated by an angle D, which is called the angle of deviation। So an angle through which prism deviates the incident ray, yeah, the angle between the incident ray and emergent ray is called angle of deviation। The incident ray PE makes an angle of incidence I and R is its corresponding angle of refraction in the prism according to Snell's law। Snell's law ये कहता है according to the law of refraction जो आपका n है वो sin of I by sin of R के बराबर है। इसका refractive index आप निकाल सकते हैं, where n is the refractive index of the prism material with respect to the air। Angle of deviation की definition क्या है जी? So angle of an angle through which a ray of light bends from its original path। वो एंगल जिस पर एक रे ऑफ लाइट बेंड कर जाती है अपने असली रास्ते से आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है? फैक्टर इफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, वो कौन सी चीज है जिससे एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो चेंज होता है? द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। When the angle of incidence is continuously increased, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं, तो फिर क्या होगा? When
the angle of incidence is continuously increased from a small value, the angle of deviation first decreases. तो पहले क्या होगा, कम होगा, and reaches a minimum value and then starts increasing. पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. प्रॉब्लम किसी को? No. तो ये अब आगे चलते हैं हम लोग. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, लेकिन ये याद रहे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है, और एंगल ऑफ डेविएशन की जो मिनिमम वैल्यू दैट इज कॉल्ड द अब इसका क्या मतलब, जो मैंने भी आपको बताया कि फैक्टर्स इफेक्टिंग. देखें एंगल बढ़ाने का मतलब क्या, ये प्रिज्म है, ये इसके इस फेस, अगर रे ऑफ लाइट इसी के ऊपर ट्रेवल करके आए और टकराए तो वो सीधी पास होगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है. जी. ठीक है, मैंने आपको एक आधा लिखने के लिए भी दिया था कि when ray of light enters perpendicularly to a medium, to the surface of medium, तो then the angle of incidence is 0. So angle of incidence 0 है, रिफ्रैक्शन भी 0 होगा. आपने इसको बढ़ाना शुरू किया, रे ऑफ लाइट इस पे पास नहीं करेगी बल्कि यूं पास करेगी. तो रे ऑफ लाइट का रास्ता क्या, ये डॉटेड लाइन, समझ आया. लेकिन क्या होगा, रे ऑफ लाइट जब यहां से दाखिल होगी तो क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी. जाना उसे यहां चाहिए था, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, वो सीधा इधर को आ जाए और आकर यहां टकराए और फिर वहां से आगे रिफ्लेक्ट हो. प्रॉब्लम किसी को तो होगा क्या, जो यहां से फॉर एग्जाम्पल यहां रे ऑफ लाइट आई, यहां मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, अब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो शुरू में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा. समझ आया. फिर आप इसको और बढ़ाएं, कम होना शुरू हो जाएगा. एंगल ऑफ डेविएशन अभी बहुत बड़ा है, अभी बहुत बड़ा है, लेकिन आस्ता आस्ता कर जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करते 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 एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो वो मिनिमम वैल्यू एंगल ऑफ डेविएशन की इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. अब ये फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, ये आपके कोर्स में नहीं है, तो हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे. टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन एक ऐसा प्रिज्म जिसके अंदर आपको पता है ट्रायंगुलर फेसेस थे उसके. प्रिज्म के अंदर ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं ना. अभी मैंने आपको प्रिज्म दिखाया था पीछे, ये तो ये इसके 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं. तो अगर याद रखना प्रिज्म जो है उसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाए, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ये 90 डिग्री के बराबर आ जाए, किसके बराबर, तो ऐसे प्रिज्म को टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहा जाता है. अब अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया तो बाकी 2 एंगल्स क्या होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे और वो 45 डिग्री के होंगे. कितने होंगे, 45 डिग्री के. नहीं समझ आया. एक ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल 90 डिग्री हो, एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री, बाकी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, 45 डिग्री के होंगे, दैट इज कॉल्ड द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. लेकिन ये बहुत ही काम का प्रिज्म है. तो क्या है, प्रिज्म which have one angle equal to 90 degree and the remaining 2 angles equal to 45 degree is called the totally reflecting prism. Working of the totally reflecting prism क्या जी, if a ray of light enters the totally reflecting prism perpendicular through its one face, it is deviated by an angle equal to 90 degrees. देखो इस शक्ल को देखो, ये पहला केस है. रे ऑफ लाइट आई, ये जो इसका ये हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, हाइपोटेन्यूज से इंटर नहीं होगी किसी एक फेस से जो कि हाइपोटेन्यूज के अलावा, बेस है नहीं, किसी दूसरे फेस है. दिस इज द बेस, बेस से दाखिल नहीं हो, किसी और फेस से दाखिल हो, तो बच्चे क्या करेगी, यहां से सीधी दाखिल हुई, क्या ये डेविएट करेगी कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो रे मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल हो परपेंडिकुलरली, तो अपने रास्ते से डेविएट क्यों नहीं करती. क्या एंगल को क्या हो गया, रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली दाखिल हो रही है फ्रॉम वन फेस ऑफ द मीडियम, फ्रॉम वन फेस ऑफ प्रिज्म इसके अंदर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 0 है. क्यों, बोला बोला जल्दी कर, क्यों, 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहां पे, 90 डिग्री.
एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके दरम्यान में होता है? सरफेस और रे के दरम्यान में, या नॉर्मल और रे के दरम्यान में? नॉर्मल तो ये तो नॉर्मल पे चल के आ रही है। ये आधा दफा लिखने का फायदा हुआ कोई कि when a ray of light enters from air to an other medium by making an angle of 90 degree with the surface, but now the angle of incidence is 0. तो बस स्नेल्स लॉ मैंने प्रूव भी करके दिया था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। ये प्रूव कर चुके हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक रेयर मीडियम से या किसी भी मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम परपेंडिकुलरली इंटर करती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। एंड बाय स्नेल्स लॉ हम प्रूव कर चुके हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 होगा। इसलिए ये बैंड नहीं करेगी। कोई फायदा नहीं उस प्रूफ का, कोई फायदा नहीं बताने का कि जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली दाखिल होगी फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, then by Snell's law angle of refraction is also 0. We have a very good proof for this. ठीक है जी, समझ आ गया? अब बच्चे ये यहां जाकर टकरा गई। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को, जो समझाने जा रहा हूं और जो समझाना चाह रहा हूं आपको। यहां पर तो मान लिया जी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों 0 है। अब जब रे ऑफ लाइट यहां आकर टकराई है, ये एंगल कितने डिग्री का? 45 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री है। ट्रायंगल पे गौर करें, रे को भूल जाए आप। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल कितना होगा? 45। क्यों 45? क्योंकि तमाम एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 90 डिग्री मैं अगर इसको एक्स कह दूं प्लस 45 डिग्री प्लस एक्स शुड बी 180 डिग्री बाय थ्योरम। अब आप इन दोनों को जाकर वहां माइनस करें तो 180 डिग्री से आप 135 डिग्री माइनस कर लें दोनों का सम, तो आपका एक्स कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। दिस इज आल्सो 45 डिग्री। प्रॉब्लम बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए, अगर ये 45 डिग्री है, यहां से यहां तक का एंगल कितना होना? ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है ना, इसके ऊपर हमने किया नॉर्मल ड्रॉ। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ इस लाइन का यही वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, या यहां से यहां तक एंगल कितना? 90 डिग्री नॉर्मल जो हुआ। ये वाला एंगल आपने क्या दिया? 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। प्रॉब्लम किसी को समझ आ गया? अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 45 डिग्री। नॉर्मल के साथ मैंने ये तो नहीं मेजर करना था, लेकिन उसको मेजर करके मैंने ये भी मेजर कर लिया। नॉर्मल वाला एंगल जितना ये है 90 से माइनस कर दो, आपके पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। बेटा याद रखना, ग्लास के लिए, शीशे के लिए जो क्रिटिकल एंगल है फॉर ग्लास, इट इज 42 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो गया? 45। और इसका क्रिटिकल एंगल कितना? ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना? 42 डिग्री। ठीक है, और पहली शर्त देखो, रे ऑफ लाइट, ये रे वाला, पीछे वाली की बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी जो इसके अंदर है, ये रे ऑफ लाइट, ये मीडियम कौन सा? ग्लास है ना, दिस इज ग्लास। डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम। यहां बाहर हवा, दिस इज एयर। रे ऑफ लाइट, ये वाली रे ऑफ लाइट रेयर डेंसर मीडियम से कहां जा रही है? ये रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है? इधर मीडियम कौन सा? एयर है। ये कौन सा मीडियम है? ग्लास है। प्रिज्म है ये जी। ये ट्रायंगल आपको नजर आ रही है? नजर आ रही है ट्रायंगल? ट्रायंगल किसकी बनी हुई है? ग्लास की, शीशे की। द मटीरियल ऑफ दिस ट्रायंगल इज ग्लास। So the ray of light is traveling through the glass and going towards the air. Going towards the Air. So ray of light is traveling from glass to air. Glass is denser medium. And Air is at this interface you can see here is air, here is glass. कुछ बात समझ आ रही है? एयर जो ये यहां पे था, यहां एयर से कहां जा रही थी? ग्लास में जा रही थी, तो रेयर से डेंसर में जा रही थी। अब याद है कि ये रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, इस पॉइंट पे चेक करें, इसके पीछे डेंसर मीडियम है, आगे रेयर मीडियम है। पहली कंडीशन पूरी होगी, डेंसर से रेयर जा रही है, ये वाली रे, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी जिसके ऊपर मैं ये लगा रहा हूं, ये बाबारी की बात नहीं कर रहा।
इस पॉइंट पे जो रे आके टकरा रही है वो क्या कर रही है, डेंसर मीडियम से रे में जाने की कोशिश कर रही है। पहली कंडीशन पूरी होगी कि रे ऑफ लाइट डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में। दूसरी कंडीशन चेक करें, जो आपका एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो कितना है 45 डिग्रीज, यही है जी। क्या ये ग्रेटर नहीं है क्रिटिकल एंगल जो कि 42 डिग्री है उससे? बड़ा। दोनों शर्तें पूरी हुई, रे ऑफ लाइट बाहर नहीं जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर होगा, समझ आया, रे ऑफ लाइट बेंड करेगी। अब आपको पता है रिफ्लेक्शन के दो रूल्स हैं, क्योंकि यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है, और रिफ्लेक्शन के दो रूल, पहला रूल तो ये है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, जी। ये था। अब अच्छा यहां पे क्या हो रहा है, ये तो ये छोड़ दो इस बात को, अब वाली बात करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आपकी रे ने जो नॉर्मल के साथ यहां पे एंगल बनाया वो कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, जी। तो ये भी कितना होगा, 45। रे बेंड की है, असल रे ये थी, अब वो इधर आ गई है। टोटल कितना बेंडिंग आई है, रे ऑफ लाइट का पाथ ये था, ये, अब वो इस पाथ पे जा रही है। टर्न लिया नहीं लिया, ये टर्न आया, टोटल कितना हुआ, F45 F45 ऐड का टोटल कितना हो गया, तो बोल रहा हूं चीजें 90 डिग्री। बड़ी सारी चीजें सामने है, अफसोस हाल चेक करो इसकी, जैसे पता नहीं मैं इसको टॉर्चर कर रहा हूं, कुछ शक्ल के ऊपर मौजूद है, नहीं समझ आया बेटा, ये सारा कुछ तेरे सामने है, मुझे ना दे, मुझे देखेगी नहीं जवाब दे पाएगी, इधर देख, इधर तू शक्ल को, सारा कुछ तेरे सामने, वहां से कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे ये कौन सा मीडियम है, मुझे बोलो ये कौन सा मीडियम है, ये क्या चीज है, ये क्या, ये नजर आ रहा तुझे, ये क्या है, ये क्या एयर, फिर फिजिक्स समझ नहीं आती, ये एयर है, और ए की ये ट्रायंगल किसकी बनी हुई है, शीशे की, ग्लास। ये रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, किधर से किधर से, ये क्या है, एयर से कहां जा रही है, ग्लास में। एयर क्या है, रेयर मीडियम, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डेंसर मीडियम जा रही है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो रे ऑफ लाइट है कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में, ग्लास में, और वहां से किधर जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है, समझ आया नहीं यार। तो अब पहली कंडीशन यहां, ये रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन पूरी कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या है जी, ये जो एंगल इसने इसके साथ बनाना है, ये तो मैं बाद में मेजर करूंगा, पहले ये वाला एंगल तो मेजर करूंगा, और मैं कर सकता हूं, मुझे पता है ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, बाउंड ट्रायंगल रही है, तो ये भी 45 है। अगर ये 45 है और यहां से यहां तक 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 से 45, ये वाला निकाल दे 90 से, तो ये भी 45 आ गया। अब आपको पता दोनों कंडीशन तो फुलफिल हो गई हैं। ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो तो 42 डिग्री होता है, ये तो 45 हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि ये रे ऑफ लाइट बना रही है वो क्या है, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। पक्की बात है, रे ऑफ लाइट बाहर नहीं जाएगी बल्कि अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी, और वो हो रही है। अब जिस एंगल से आकर टकरा रही है 45 डिग्री से, उसी से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो टोटल कितना उसने मोड़ काटा, असल रास्ता उसका ये था, अब इस रास्ते पे जा रही है, तो मोड़ कितना काट लिया उसने, 90 डिग्री, ये 45 और ये भी 45, टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। प्रॉब्लम किसी को, अब ये बात पढ़ो, अब जरा कुछ अच्छा फील होगा, गोल्डन। इफ रे ऑफ लाइट एंटर्स द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म परपेंडिकुलर थ्रू इट्स वन फेस, बात समझ आई। अगर रे ऑफ लाइट दाखिल हो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में, ये लिखा, इफ रे ऑफ लाइट एंटर द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म फ्रॉम इट्स वन फेस, दाखिल हो गई, फेस से परपेंडिकुलरली दाखिल हो रही है, हाइपोटेन्यूज की बात नहीं कर रहा, इधर की बात कर रहा हूं, दाखिल हो गई परपेंडिकुलरली, तो क्या करेगी, 90 डिग्री पे एंगल पे मुड़ेगी। क्यों मुड़ेगी, आपको बात समझ आ गई, टोटली रिफ्लेक्ट करेगी, टोटली हाइपोटेन्यूज के साथ जाके वो एंगल जो बनाएगी 45 डिग्री का होगा, जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। तो यही लिखा हुआ बड़े जरा, इफ रे ऑफ लाइट एंटर्स द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म परपेंडिकुलर थ्रू इट्स वन फेस, इट इज डेविएटेड बाय एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा ही हुआ, ये था बेटा कि रे ऑफ लाइट यहां से मेरे बेटे डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही थी,
पहली कंडीशन पूरी होगी बेटा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बढ़ रहा है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है वो क्या 45 डिग्री है। क्यों, हमने कैलकुलेट किया, ये ट्रायंगल हमारे सामने, अगर ये 90 ये 45 तो ये भी 45, टोटल 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, टोटल कितना होगा 90 डिग्री। क्या, जब रे ऑफ लाइट एक फेज से परपेंडिकुलरली दाखिल होगी तो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ेगी। अब अगर क्या करें हम लोग, ये जो हाइपोटेन्यूज है इससे रे ऑफ लाइट को दाखिल करें। एक और केस देख, ये हाइपोटेन्यूज था, रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली दाखिल हुई, यहां पे कितने डिग्री से मुड़ी थी 90 डिग्री से। टोटल मैंने पूछना वैसे कितने डिग्री, ये रे ऑफ लाइट है, यहां से जा रही है, निकल कहां से रही है, इसके ऊपर चलती रहा, मुड़ी, फिर इधर आई, फिर मुड़ी, कितनी डिग्री से मुड़ी है इन दोनों में। पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन कौन सी है, ये वापस गई, वापस आ गई। फाइनल डायरेक्शन ये है, इनिशियल डायरेक्शन ये थी। टोटल एंगल कितना हो गया, कितना हो गया 120 डिग्री। हाफ सर्कल बन रहा, खुदा के बंदी 180 डिग्री, एक सर्कल में कितना था वो 360, तो 360 का हाफ क्या होता है 180, 180 डिग्री, कितने डिग्री 180, 180 डिग्री। प्रॉब्लम किसी को, नो, क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा ये तो डिड्यूस किया तूने कि जब रे ऑफ लाइट किसी फेस से नहीं बल्कि बेस से हाइपोटेन्यूज के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के दाखिल होगी ना, तो फिर क्या होगा 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री के एंगल से मुड़ जाएगी, वापस चली जाएगी, 180 डिग्री के एंगल से मुड़ जाएगी। समझ आया। अब जरा गौर से देख, यहां से दाखिल हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इस रे के लिए पॉइंट पी पे मैं कह रहा हूं, मेरी बात गौर से, ये क्या है पॉइंट पी पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्यों, हाँ क्यों, जो रिफ्रैक्टेड रे उसका मैं रिफ्लेक्टेड रे की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस रे की बात इसकी, ये जो ये ई पी जो रे है, ये इंसिडेंट रे है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। यहां सरफेस के साथ देख 90 डिग्री का नहीं एंगल बन रहा, सरफेस नजर आ रही है तुझे, तो रहेंगे भी, तो ए और बी ये फेस है, ए बी, ठीक है। इस फेस के अंदर ये रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली दाखिल हुई, लेकिन मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। बता एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमने नॉर्मल से मेजर करना होता है, सरफेस से तो मेजर नहीं करना होता, और रे ऑफ लाइट नॉर्मल के ऊपर ही मूव कर रही है, नॉर्मली दाखिल हो रही है ना। नॉर्मल क्या होता है, वो लाइन जो सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बना है बेटा, बता, ये देखिए नॉर्मल है। हमने रे का एंगल नॉर्मल से मेजर करना होता है, लेकिन इस केस में रे बजाते खुद किस पे जा रही है, नॉर्मल के ऊपर जा रही है। यही लाइन तो है इसके साथ जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहां पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, अब यहां पे कौन 90 डिग्री का, वो बता रे बजाते खुद नॉर्मल है, इसका मतलब रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 0। भाई नॉर्मल के ऊपर है ना, कोई सेपरेशन है दोनों में, कोई अलग है, कोई टेढ़ापन है, कोई मोड़ है दोनों में, नहीं, एंगल 0 आ गया। समझ आया नहीं यार। व्हेन द रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग, बेटा तो ये बात ही समझ नहीं आ रही कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके दरमियान में मेजर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में मेजर होता है, सरफेस के दरमियान में मेजर नहीं होता। आपको तो यही नहीं पता, आप कैसे बताओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। पहले तो इस बात का फैसला कर लो ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने कौन सी दो चीजों के दरमियान में मेजर करना है। तो पहले तो ये डिसाइड कर लिया हमने कि हमें ये पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किस किस के दरमियान में मेजर होगा। किसी को बता रही है कान में ऊंची बताया ना ताकि सबको पता चले। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में मेजर होता है। अब यहां पे नॉर्मल क्या है, वो रे बताते खुद सरफेस पे नॉर्मल है, लेकिन यहां देखें ये नॉर्मल नहीं थी, तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और उनके दरमियान में एंगल मेजर किया। समझ आया। रे का एंगल आपने नॉर्मल से मेजर करना है। अब यहां पे क्या है, मैं नॉर्मल ड्रॉ भी करूं तो यही लाइन आएगी, यही लाइन आप पे नॉर्मल। अब रे भी वही, नॉर्मल भी वही, तो एंगल 0। अगर ये लाइन है एक और इसी पे मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूं, एंगल 0। लेकिन अगर एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, अब एंगल कुछ होगा ना। अब तो सेपरेशन है, सर्कुलर सेपरेशन है दोनों में।
लेकिन यहां पे एंगल 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपने नॉर्मल से देखना, अगर नॉर्मल के ऊपर आ गई अरे तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, और मजे के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बर्नौलीज लॉ हमने प्रूव किया इसको, समझ आ रही है? अब बेटा ये एंगल कितना मैंने अभी बताया था, ये 90, ये 45, तो ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा, क्योंकि नॉर्मल का यहां से यहां तक 90, ये भी क्या होगा 90, नॉर्मल के साथ 90 आएगा, अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा। देखो अगर ये एक लाइन है मेरे पास, ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। सो ये कितना 90। अब आपने कहा ये 45 है, अगर 90 से 45 निकाल दो पीछे कितना बच गया 45। अब आपको पता है रे ऑफ लाइट जब यहां दाखिल हुई है 45 डिग्री के एंगल पे, तो वो तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, ठीक है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी डेंसेस्ट एरिया में। इस पॉइंट में भी ये 45, रिफ्लेक्शन एंगल भी 45, इंसिडेंट एंगल भी 45, टोटल 90 हुआ। अब यहां पहुंची इस फेज पे, जब यहां आकर टकरा रही है, ये कितना, तो यहां तक ये नॉर्मल है ना, ये लाइन नॉर्मल है ना, तो यहां से यहां तक एंगल कितना होगा 90, ये कितना 90, पुत्र ये कितना 45, अगर ये निकाल दो इधर से तो ये कितना बच जाएगा 90 से 45 का 45 आ गया। अच्छा पुत्र ये 45, ये कितना 90, तो ये भी कितना होगा 45, समझ आ गई? अच्छा गल सुन, अगर ये 45 है, इधर ये नॉर्मल है यहां पे, समझ आ रही है? यहां से यहां तक एंगल कितना होगा 90, ये निकाल दो, ये भी कितना हो गया 45, ये 45 है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगा, क्योंकि ग्लास के लिए, तो क्योंकि ग्लास से बाहर जा रही है ना, ये ग्लास है अभी, ये सारा ग्लास है, इधर एयर है, तो अभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अब क्या होगा, ये भी 45, तो पहला मोड कितने का काटा था 90 का काटा, दूसरा मोड भी कितने का काटा, कितने का 90। अच्छा ऊंची बोलो कितने का 90 का, कितने का 90 का, कितने का ना बेटा बोलो, सीखो इस चीज को, ये बहुत काम आएगी आपके। ये कितने का 90 का, ठीक है, ये भी 90 प्लस 90 टोटल कितना हो गया 180। पढ़ लो फिर, बातें लिखना बड़ा आसान है, समझाना थोड़ा सा। ये लिखा हुआ, ए रे ऑफ लाइट is deviated by an angle of 180 degree if it enters totally reflecting prism perpendicular through a hypotenuse। अगर इसके हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलरली दाखिल होगी ना, किससे, अगर ये हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलरली बेटा दाखिल होगी तो फिर 180 के एंगल से मुड़ेगी और बाहर आ जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को, अब ये देख, इधर पहले एक रे थी, अब हमने बंदा लाके खड़ा कर दिया, क्या होगा, बंदे के हेड से जो रे आ रही है वही आ रही है। अब गौर से सुनी, हेड की जगह पे हेड ही रखी, मत यहां जाके बंदा इस तरह बनाया वो, नहीं समझी, बोलो यहां तुमने एक बंदा खड़ा किया है, अब ये ना कहना ये बंदा नहीं है, बस समझ ले फिलहाल बंदा है, ये तो तीर है, ये इनका में बड़ी शेर है, ये देख, तो बेटा ये जो हेड वाली रे है वो इधर आ रही है, हेड इधर बनेगा और टेल इधर बनेगी। बंदा पहले क्या था सीधा, अब क्या होगा लेटा हुआ, मैं क्लियर हुआ नहीं हुआ, बंदा यहां से सीधा था, इधर आके देखो क्या होगा, उसका टेढ़ा हो गया। प्रॉब्लम किसी को, एनी कंफ्यूजन, ये बेटा आपको बंदा यहां खड़ा होगा और ये यहां पे आपको नजर आएगा, यहां पे भी एक प्रिज्म लगा दें यूं करके, यूं करके, यूं, ये और ये भी कौन सा, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये इधर से रे ऑफ लाइट आएगी सीधी टकराएगी, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, मुड़ी, ये भी मुड़ी, इसका हेड इधर था, हेड वाली रे ये आ गई, हेड वापस ही वही है, टेल वहां पे वही है, समझ आया? ये ना असल में आपकी छत है और ये आपका रूम है, आपके पास ये एक पाइप में आपने दोनों को बंद किया हुआ, सुन रही है नहीं सुन रही? आप घर में रूम में बैठे हुए छत पे देख सकती हैं, और इस टूल को क्या कहते हैं, पेरिस्कोप। वाह रे वाह, समझ आया नहीं यार?
आपने 2 टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स लगाने हैं। तो जो बंदा छत पे फिर रहा है, और ये पता कहाँ यूज होती है, खास तौर पे जो हमारी बहरिया के अंदर जो हमारे फौजी हैं, वो उनकी जो सबमरीन होती है आबदोस, उसके अंदर बैठे हुए वो पानी की सरफेस पे जब उन्होंने कुछ तो वो क्या निकालते हैं, पेरिस्कोप ऊपर, और उसे घुमा के ऊपर देखते हैं, जिधर जिधर घूमती जाके उधर वो चीजें देखेंगे। समझ आई? ये है पेरिस्कोप। किसको नहीं समझ आया? तो ये पेरिस्कोप में ये इस्तेमाल होता है आपका टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि ये रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री पे मोड़ देता है। प्रॉब्लम किसी को 180 कहते हैं रे ऑफ लाइट इज डेविएटेड बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज इफ इट एंटर्स द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म परपेंडिकुलर थ्रू द हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, व्हेन रे हाइपोटेन्यूज से दाखिल होगी 180 के फेस पे मुड़ेगी, और अगर किसी और फेस से दाखिल होगी, चाहे बेस से हो या किसी दूसरी साइड से, तो फिर क्या होगा, 90 डिग्री पे मुड़ेगी। अब आखिरी है, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब वो कितने डिग्री के एंगल पे दाखिल हो, 45 डिग्री के एंगल पे दाखिल हो, और किसी एक फेस से दाखिल हो। ये नीचे वाली शक्ल देखें, ये वाली शक्ल, एंगल कौन सा एंगल, 45 डिग्री होगा। पढ़ देना स्टेटमेंट को, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बाय मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा ना, ये वाला है ना। ये क्या है, रे ऑफ लाइट आ रही है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ हमने मेजर करना है, ये बता। तो नॉर्मल कहाँ पे है, कहीं पे नॉर्मल नहीं है ना। तो जब कोई चीज नहीं होती उसे ड्रॉ कर लेते हैं, कोई गुनाह नहीं होता। यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। समझ आया? अब क्या हुआ, ये एंगल कितने डिग्री का, हाँ 45 डिग्री का। ये कितने डिग्री का, 45 बिल्कुल बिल्कुल 45 डिग्री का। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा जी, यहां से ये 45 डिग्री के एंगल में दाखिल हुई, रिफ्लेक्ट हुई, इधर आकर टकराई, और फिर वापस चली गई। ये रे थी, ये रे थी, आई, टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, यहां गई। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। लेकिन हुआ क्या, जो बेटा रे ऊपर थी वो किधर चली गई, नीचे जी, और जो नीचे थी वो कहाँ चली गई, ऊपर। ऊपर। जब बेटे आपने इमेजेस को सीधा करना हो, क्या करना हो, सीधा। जो आपके प्रोजेक्टर्स है ना, उनके अंदर ये जो मिरर है, सॉरी आपका जो प्रिज्म है, ये इमेजेस अगर टेढ़े इमेजेस आ रहे हैं तो उनको सीधा करने में यूज होता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी 45 डिग्री के एंगल पे अगर रे ऑफ लाइट दाखिल होगी तो 45 डिग्री से ही बाहर निकलेगी, लेकिन जो अपर रे होगी वो डाउन हो जाएगी, जो डाउन होगी वो क्या हो जाएगी। इसका मतलब आपका जो इन्वर्टेड इमेज है वो इरेक्ट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। When a ray of light enters the totally reflecting prism by making an angle of 45 degree to its one face, it emerges by making an angle of 45 degree from the other face. This property of totally reflecting prism is used to invert the rays of light. उनको इन्वर्ट करने के लिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? अगर तू इसका जवाब दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इन सारी शक्लों में वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म काम कर, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? अभी मैंने इतनी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म किस उसूल पे काम करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। उसके बाद जी यूजेस ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज यूज्ड इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप अभी आगे आएगी, मैं दिखा भी दूंगा किस तरह की है। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज यूज्ड इन द बाइनोकुलर, ये दूरबीन होती है, उसके अंदर पता है ना दूरबीन का, दूर की चीजों को देखने के लिए, स्कोप करने के लिए, देखने के लिए। The totally reflecting prism is used to erect the images of an object in the projector. प्रोजेक्टर में जो इमेजेस होते हैं, टेढ़े आते हैं, उनको सीधा करने के लिए।